हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ ही दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, तो उनका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो में करवा दूंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि आज एक्स और वाई ग्रुप का लेवल क्या रहा था, और आज के पेपर को देखते हुए जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको वाई ग्रुप के बारे में बताता हूं, वाई ग्रुप में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइज, यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में ना भी आए हों, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी के जो आपके 7-8 क्वेश्चंस आए थे जीके के, वो सारे के सारे ओरिजिनल मैंने करवा रखा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए भारत कोकिला की, तो ये कहा जाता है दोस्तों सरोजनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। लेकिन स्वर कोकिला आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो स्वर कोकिला के नाम से फेमस है हमारी लता मंगेशकर जी। क्लियर है यहाँ पर? तो कई कैंडिडेट ने कंफ्यूजन में आकर लता मंगेशकर मार दिया, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था सरोजनी नायडू। इनके बारे में मैंने आपको जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया है, तो आपको फैक्ट बताए थे। क्या बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसी में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे पिछले साल आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली इंडियन वुमेन कौन बनी थी, तो राइट आंसर था सरोजनी नायडू। तो ये था दोस्तों आपका जीके का पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद जीके में और क्या पूछा गया था, तो जीके का जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो क्या था यहाँ पर, ब्रिक्स के मेंबर इसमें से कौन नहीं है। ब्रिक्स के मेंबर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मैं आपको ब्रिक्स के मेंबर बता देता हूं अभी कौन कौन है। इसमें है दोस्तों इंडिया, इसके अलावा है चाइना। चाइना के अलावा ब्रिक्स के मेंबर और कौन कौन है, तो इसके अलावा फिर आपका हो जाएगा रसिया, एक आपका मेंबर है। फिर इसके बाद है ब्राजील, और एक जो और इसमें देश शामिल है, उस देश का नाम क्या है, तो वो देश है हमारा साउथ अफ्रीका। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में जो नहीं दिया गया था वो क्या था, ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन सा देश है, ये आपका ब्रिक्स में शामिल नहीं है, और यही आपके ऑप्शन में दिया भी गया था। ये है जीके का सेकंड क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था जीके का, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एशियन गेम्स के बारे में। मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों से लगातार कह रहा हूं कि एशियन गेम्स जरूर देखकर जाना। ये हाल फिलहाल में भी संपन्न हुआ है चाइना में। इससे पहले कब हुआ था, 2018 में हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका वेन्यू बता दिया था, थीम बता दिया था। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि एशियन गेम्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो मैरी कॉम, ठीक है ना, मैरी कॉम खिलाड़ी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कल ही बोला था कि पढ़कर जाना खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी। तो मैरी कॉम संबंधित है दोस्तों बॉक्सिंग से। फिर पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यह क्वेश्चन भी आपको मेरा जीके का ईबुक में मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम उम्र चाहिए, उनकी उम्र होती है 25 साल की। फिर इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा गया था जीके में, देखते हैं। तो जीके में अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो जंक मेल होते हैं, जंक मेल, इसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों जो जंक मेल होता है ना, ये चला जाता है आपका स्पैम बॉक्स में, और आपके ऑप्शन में भी स्पैम बॉक्स दिया गया था। फिर इसके बाद कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट पूछा गया था, और कुछ का कहना है कि ब्लू प्लेनेट पूछा गया था। तो दोस्तों अगर ब्लू प्लेनेट पूछा गया होगा तो राइट आंसर होना चाहिए अर्थ, और अगर सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट पूछा गया होगा तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर सैटर्न है। इसके अलावा दोस्तों सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट हमारा हो जाएगा जुपिटर। इतना फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद और जीके में जो कैंडिडेट ने बताया है क्वेश्चन, वो क्या क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो इसके अलावा जीके में और उनके द्वारा जो बताया गया वो पूछा गया था दोस्तों कि चाइना की करेंसी क्या है। अब किस हद तक ये वाला क्वेश्चन सही है मुझे नहीं पता, आप लोग इसे एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। लेकिन अगर चाइना की करेंसी पूछी गई है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए चाइनीज युआन।
इसके बाद पूछा गया था दोस्तों क्या, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम। मैंने आपको दो वार करवाया है वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, तो दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग नाम याद रखना। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों क्या, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था राज्यसभा के सभापति के बारे में। मैंने आपको कल ही एक करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो दिया है, जिन लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा दोस्तों, वहां पर मैंने आपको करवाया भी है। शायद तीसरा या चौथे नंबर पर वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में। तो इनका नाम है दोस्तों जगदीप धनखड़। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही यहाँ के क्या होते हैं, वही बनते हैं सभापति। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार भी पूछा गया था और फिर से इस बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, जैसा कैंडिडेट ने बताया है। हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया था कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब करवाया गया। तो दोस्तों पहला जो गोलमेज सम्मेलन था यह 1931 में हुआ था, सॉरी 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज अगर पूछ लिया जाए तब को हुआ हो तो 1931 में। और तीसरा गोलमेज कब हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। यहाँ पर पहला पूछा गया था, हो सकता है आपके एग्जाम में सेकंड और थर्ड पूछ लिया जाए, तो इसे भी आप लोग याद रखना। ये था दोस्तों आपका टोटल जीके में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको करवा दिया है। अगर इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो मुझसे छूट गया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप और भी कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके मुझे किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आया था, फिर उसके बाद मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अब देख लेते हैं इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो पैसेज आया है ना, पैसेज का लेवल मॉडरेट साइड था। इससे पहले मैंने आपको बताया था 2021 का पेपर दे करके कि पैसेज का लेवल कैसा आया था। मुझे लग रहा है कि वैसा ही लेवल फिर से आपको इस बार देखने को मिला होगा, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैसेज को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था। जबकि 2020-21 के पहले क्या होता था कि बिल्कुल स्टोरी जैसा पैसेज आता था, आपने एक लाइन में पढ़ लिया और डायरेक्ट उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसमें हो सकता है कि कैंडिडेट फंसे भी होंगे। फिर इसके बाद आया था दोस्तों की लेथार्जिक, ठीक है ना, एक वर्ड आया था लेथार्जिक और इसको एंटोनिम में बनाना था, यानी कि इसके अपोजिट वर्ड। तो दोस्तों लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, लेथार्जिक का मतलब हो जाता है लेजी, और अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव। फिर इसके अलावा और क्या हो जाएगा, इनर्जेटिक हो जाएगा। लेथार्जिक का मतलब थका हुआ और एनर्जेटिक का मतलब बिल्कुल थकान से हरा हुआ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आया था वो था मर्सीफुल। मर्सीफुल का सिनोनिम आप सभी को बताना था। तो दोस्तों मर्सीफुल का मतलब क्या होता है, दयालु या फिर काइंड हार्टेड। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा काइंड हार्टेड, इसका एक सिमिलर वर्ड हो गया। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हो, या फिर आप सीधे सिर्फ काइंड भी बोल सकते हो, वो भी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगी। इसके बाद इंग्लिश में वॉइस और नरेशन से एक एक क्वेश्चन आया था। तो क्या क्या क्वेश्चन था, एक था सी इज ईटिंग मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस था दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हो जाता आपका दोस्तों मैंगोज आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मैंगोज आर। और अगर कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसके साथ हम विंग का यूज करते हैं। विंग वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन हो जाएगा, और किसके द्वारा, तो सी के द्वारा, सी को हम कन्वर्ट कर देंगे हर में। ये आया था एक। इसके अलावा देखो नरेशन क्या पूछा था, नरेशन पूछा था दोस्तों कि सी टोल्ड इन्वर्टेड कॉमा आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक, ठीक है, ये आपका आया था। तो अगर आप इसका नरेशन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नरेशन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा दोस्तों कि सी टोल्ड दैट सी हैड, यहां पर हैड का यूज करेंगे और क्या करेंगे, रिटेन अ बुक। ये दोस्तों क्या हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये था दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश में और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उसे भी देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था दोस्तों वो था कि रेस्ट्रिक्ट का नाउन आप सभी को बताना था। रेस्ट्रिक्ट का नाउन बताना था, तो इसमें आप केवल आईएन और जोड़ दो, रिस्ट्रिक्शन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नाउन फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था ना प्रीपोजिशन का यूज करना, किसका यूज करना था, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन यहाँ पर जो यूज हो रहा था ना दोस्तों वो आपका ऑफ आता आंसर के अनुसार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लुक्स कहां पर देखता है, वन हु लुक्स डार्केस्ट साइड, किसी भी चीज की अगर वो अंधकार साइड में देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पेसिमिस्ट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पेसिमिस्ट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था दोस्तों वो था कि ही इज नॉट
गोइंग टू अ स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू अ स्कूल डैश इट इज रेनिंग, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में आपका था सो, अंटिल, विकाउज, और इसके अलावा और एक आपका ऑप्शन दिया गया था, वो था क्या था, देन। दोस्तों बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मई 2023 के भी पेपर में पूछा गया था। यहां पर बिकाउज कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। वो स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, बिकाउज इट इज रेनिंग, यहां पर बारिश हो रही है इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और आया था जिसमें आपके स्पेल्ड वर्ड थे, जहां पर एक आपका शायद आया था दोस्तों प्रेजेंटेशन का, क्या आया था, प्रेजेंटेशन आया था। एक आपका इसमें वर्ड दिया गया था सेलिब्रेशन। तो इसी में से किसी एक वर्ड का जो स्पेलिंग है ना वो गलत दिया गया था, वो आपको फाइंड करके बताना था। ये है दोस्तों आपका इंग्लिश का ओवरऑल रिव्यू। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों की रीजनिंग और मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग की सबसे पहले बात कर ले दोस्तों, रीजनिंग काफी इजी लेवल का आया है और मैथ्स भी आपका काफी इजी लेवल का आया है। रीजनिंग में दोस्तों एक आपकी सीरीज पूछी गई थी, सीरीज क्या था वो देख लीजिए, 4 था, 4 है, यहाँ पर 5 है, फिर इसके बाद अगला टर्म है 7, फिर 11, फिर है 19 और 35, और इसके बाद आपको बताना था कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का और यहाँ 16 का। तो आप देखोगे तो डबल होते जा रहा है। यहाँ पर तो खैर डबल नहीं हो रहा, हो सकता है कि ये वाला सीरीज गलत हो, यहीं से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप इसे हटा ही दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस सीरीज को फॉलो नहीं करेगा। 4 से ये स्टार्ट हो रहा होगा, फिर यहाँ पर देखिए 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा वो 16 का डबल हो जाएगा 32, और 32 को किस में ऐड करेंगे हम, 35 में। तो 35 में ऐड करने पर ये आ जाएगा 67। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों 67। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखिए। क्वेश्चन था दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला है जो कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो आदमी मेरी माता के पति का इकलौता दामाद है। अब मान लो कि कोई एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है ना, इसकी माता कौन हो जाएगी, बाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यह कह रही है ना कि माता के जो पति हुए, माता के साथ मान लो कि जेड का विवाह हुआ होगा, तो ये इसके पति हो गए, और इनका जो बेटा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके पति का इकलौता दामाद कौन है, मान लो कोई पी व्यक्ति है जो दामाद है, तो इस एक्स का पी से क्या संबंध है। अब आप बताइए कि ये जो एक्स है वो बाई और जेड की बेटी है और पी जो है वो बाई और जेड का दामाद है, तो इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा, पति और पत्नी का। तो आपसे एक्स का रिलेशन पूछा गया था, तो एक्स का रिलेशन आपके क्वेश्चन के अनुसार से पत्नी हो रहा था। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था रीजनिंग में वो देखिए। रीजनिंग में नेक्स्ट आया था दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपके दिए गए थे EFGHIJK और इसके कोडिंग किए गए थे PQRSTUV। अब देखिए अगर आप देखोगे तो ई का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, 5 होता है ना, और रिवर्स फॉर्म में देखोगे यानी कि जेड से ए की ओर अगर आप बढ़ोगे तो वी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 होता है। सिमिलरली एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी हो जाता है, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू और के का पी। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉकेट का करेक्ट कोडिंग क्या होगा। तो दोस्तों पी का अगर हम रिवर्सिकल ऑर्डर देखें तो ये आपका के हो जाएगा, ओ का रिवर्सिकल ऑर्डर एल हो जाएगा, फिर सी का आपका एक्स हो जाएगा, के का फिर से क्या हो जाएगा, के का हो जाएगा पी, ई का हो जाएगा भी और टी का जी। तो इसका कोड था दोस्तों KLXPVG। अगर आपके एग्जाम में सिमिलर एग्जैक्ट इसी का कोडिंग पूछा गया होगा तो राइट आंसर आपका ये होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या पूछा गया था रीजनिंग में। तो रीजनिंग में दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक से रिलेटेड। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर हम किसी मिरर में देखें तो मिरर में 6:30 हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है 6:30। तो क्लॉक में रियल टाइमिंग क्या हो रही होगी ये आपको बताना है। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है 1160 - x, जहां पर x आपका गिवन वैल्यू हो जाएगा। तो 1160 में से अगर हम 630 घटा दें तो क्या होगा, 60 में से 30 घटा तो यहाँ पर 30 बचेगा, और 11 आवर्स में से 6 आवर्स घटेगा तो 5 बचेगा। यानी कि दोस्तों क्लॉक में जो रियल टाइमिंग है वो कितना हो रहा होगा 5:30। बस आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 11:60 पर जो भी चीजें आपकी दी गई रहेगी उसे घटा देना, आपका सेकंड वाला वैल्यू निकल कर चला आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था वेन डायग्राम। ऐसा वेन डायग्राम पिछले 2 सालों से कंटिन्यू आते रहा है, इस बार भी कुछ नया देखने को नहीं मिला है। वेन डायग्राम में आपसे पूछा गया था कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का
वेन डायग्राम बनाइए। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश क्या है, दोनों के दोनों लैंग्वेज है। तो एक हम वेन डायग्राम बनाएंगे लैंग्वेज का, जिसके अंदर में हमारा हिंदी भी आ जाएगा और इसी के अंदर इंग्लिश भी आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमने हिंदी को अलग रखा है और इंग्लिश को बिल्कुल अलग रखा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका 6 पर्सन वाला। 6 पर्सन वाला क्या होता है कि ऐसे ऐसे 6 लोग रहेंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ए जो है वो सी से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, बी जो है वो ई से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन दिए गए थे। इसके अलावा एक आपका आया था सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 7 लोग बैठे हुए थे नॉर्थ फेसिंग में, ठीक है ना। और इससे आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपके ऑप्शंस के अनुसार राइट आंसर था इस क्वेश्चन का डी के बारे में पोजीशन पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो रहा था यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक व्यक्ति सबसे पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है। मान लो कि एक व्यक्ति को यहां से चलना प्रारंभ किया, तो वो कहां चलेगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलेगा। आफ्टर देन ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो इधर मूव करेगा और फिर से 6 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है कि फाइनली वो नॉर्थ की ओर 4 किलोमीटर और जाता है। तो आप बताइए कि उसका जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में है ना, और ए वाला डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये हमारा आता है नॉर्थ और ईस्ट का, यानी कि डायरेक्शन तो हमें पता चल चुका है नॉर्थ ईस्ट है। अब डिस्टेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी डिस्टेंस निकालना हो ना, तो यहाँ पर आप इस लाइन को मिला दो, हमें इसके और इसके बीच की दूरी पता करनी है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें से हमें पता है कि नीचे 4 है और ऊपर भी 4 है, यानी कि एक साइड तो हमारा 8 हो गया। और हमें क्या पता है, ये वाला साइड अगर 6 है तो नीचे वाला जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का माइनस करना होता है, सॉरी प्लस करना होता है हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि दोस्तों अगर एच स्क्वायर बराबर 100 है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में उसका फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन से। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका इस प्रकार से, जो टेबल वाला क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको 2021 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला करवा रखा है। कैसा क्वेश्चन आया था देख लो। यहाँ पर मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था। एक्चुअली में यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 100 हो गया, ये आपका 144 हो गया, ये आपका हो गया 900। सिमिलरली आपका इधर भी कुछ था 49, 81 चल रहा था। फिर इधर क्या था 121 और इधर आपका था 729। इधर आपका दिया गया था 100, 144, फिर दिया गया था 196 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आप सभी को निकाल करके बताना था। ये था दोस्तों आपका रीजनिंग का ओवरऑल पूरा पेपर। फिगर से रिलेटेड आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि चारों मॉडरेट लेवल के थे। जिन कैंडिडेट ने इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया उनका एग्जाम काफी बढ़िया गया होगा। इसके अलावा एनालॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे रीजनिंग के अभी तक नहीं मिले हैं उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको आगे चल करके भी करवा दूंगा। आगे अब देखते हैं दोस्तों कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैथ्स में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मैथ्स में वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल से मैंने 2-3 साल लगातार देखा है क्वेश्चन आते हुए। आप लोगों को अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कर लेना, बस इसी से एग्जाम में काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 400√3 मीटर है। तो आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं दोस्तों, मान लो ये आपकी एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। तो दोस्तों अगर इसकी भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है 400√3। तो यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, 400√3 गुना 4/√3। तो √3 से √3 कट गया, a² बराबर क्या हो जाएगा 400 गुना 4 यानी कि 1600। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि पेरीमीटर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर एरिया मैंने आपको बता दिया, पेरीमीटर इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है 3a, क्योंकि एक साइड हमारा पता है a है, बाकी भी a है और a भी a है। तो इन तीनों साइड को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। a का वैल्यू हमें पता चल चुका है 40 है, तो 40 गुना 3 कर दो, यानी कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों 120 मीटर। क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया था वो था दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
7/4 है। यहाँ पर शायद 4 दिया गया था, 1 दिया गया था, ऐसे ही कुछ दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपसे पूछा गया था tan थीटा। tan थीटा इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 4/3। राइट आंसर यही आ रहा था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 3 साल पहले 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसका औसत आयु 17 साल है। आगे चल करके एक बच्चा जन्म लेता है और वर्तमान में उन सभी सदस्यों की औसत आयु 17 साल ही है। तो बताइए कि बच्चा कितने साल का है। देखिए आज से 3 साल पहले बात की जा रही है ना। 3 साल पहले टोटल 5 मेंबर थे और इनका एवरेज था 17 साल। यानी कि दोस्तों उन 5 मेंबर्स के अगर हम एज का सम करें तो वो क्या हो जाता, 85 साल हो जाता। अब कह रहा है कि आज की बात, यानी कि आज से 3 साल पहले की बात थी ना 85 साल, और अगर हम 3 साल बाद देखेंगे तो इन 5 मेंबर्स का आयु क्या होगा, 3 साल बढ़ेगा। तो हमारा जो अब आयु बढ़कर हो चुका है वो 85 + 15 हो जाएगा 100 ईयर्स। 100 ईयर्स आयु वर्तमान में है किसका, 5 मेंबर्स का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे दिया गया है कि वर्तमान में टोटल 6 मेंबर्स हैं, क्योंकि एक बच्चा भी जन्म लिया है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह 6 लिखेंगे और उसका एवरेज कह रहा है कि उतना ही है जो पहले था। तो एवरेज हमारा क्या हो गया, 17 ही हो गया। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 साल का। अब आप बताइए कि वर्तमान में 5 लोगों की आयु 100 साल है, जिसमें से अगर हम छठे बच्चे को ऐड कर देते हैं तो 102 साल हो जाता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो बेबी है इसकी आयु क्या हो जाएगी, बेबी की आयु हो जाएगी 2 सालों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों 2 ईयर्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एक कॉलेज है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और इनका जो रेशियो है दोस्तों वो है आपका 4:5। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 100 लड़कियां क्लास को छोड़कर चली जाती है, 100 लड़कियां क्या होती है, लेफ्ट कर जाती है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो है वो हमारा क्या बन रहा है, नया रेशियो बनकर आ रहा है 6/7। तो बताइए कि यहाँ पर टोटल कितने और टोटल कितनी लड़कियां हैं। सबसे पहले देखो 4x और 5x है ना, तो मानकर चलो कि 4x और 5x हमारी बॉयज और गर्ल्स हो गई। इसमें से 100 लड़कियों को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि नीचे हमारा लड़की है ना। तो हमारा जो रेशियो है वो 6/7 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीपल करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा तो इसमें हम पुट करके हमारा टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 7 × 4 क्या होगा, 28x = 6 × 5 हो जाएगा 30x - 600। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -2x = -600। तो x = हो जाएगा 300। अब दोस्तों x = 300 है तो बॉयज की संख्या क्या हो जाएगी, 4 × 300, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1200। और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 300, यानी कि हमारा हो जाएगा 1500। तो जिसका भी वैल्यू पूछा गया होगा बॉयज और गर्ल्स में से आप यहां से बता सकते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो था 4160 का फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर आप सभी को निकाल कर बताना था। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करवा करने की आपकी जरूरत नहीं है। सो गाइज ये था आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी मुझे जैसे ही मिलते हैं तो मैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलना। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया था 9430042848। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शेयर कर देना, ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी यहाँ पर सहूलियत मिल सके। इसके अलावा मुझे भी पेपर का आइडिया लग जाए, पेपर का लेवल क्या रहता है, ताकि मैं आपको अगली बार और अच्छे से तैयारी करवा सकूं और पेपर के लेवल को देख करके कट ऑफ के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन लगा सकूं। साथ ही में दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी टैब में वोटिंग करने के लिए लगा रखा है, तो आप सभी लोग वहां पर जाकर पोल भी कर देना कि आपके टोटल अटेम्प्ट आज के शिफ्ट में कितने रहे हैं। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दें।